हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स टू द होम एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हम वेलकम करते हैं। हम यहाँ पर जेकेएसएसबी के लिए जो है या आपके दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जो है यहाँ पर हम प्रैक्टिस टेस्ट लेके आते हैं, जिसमें हम आपके जो है 25 टू 30 क्वेश्चन जो लेके आते हैं और उन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। और आज जो है टेस्ट नंबर 10 है। यहाँ पर जो हम जनरल अवेयरनेस से, जनरल साइंस से जो है क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सारे आज का टेस्ट जो होगा वो एनसीईआरटी बेस होगा। जो भी आपकी एनसीईआरटी 9th-10th की है उसके बेसिस पे जो है आज का टेस्ट होगा। और इसके बाद जो हम रीजनिंग का जो है वो टेस्ट जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप हमें बताएंगे कि रीजनिंग जो है हम टॉपिक वाइज करें या जो क्वेश्चन है वो मिक्स रखे कि हर टॉपिक के उसमें क्वेश्चन हो। तो ये कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, हमसे फेसबुक पे नहीं जुड़े हैं, इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हैं, तो सबसे पहले जाके जो है आप यहाँ से जो है हमसे जो है जुड़े। ठीक है। जो पहला क्वेश्चन रहेगा आज का, क्वेश्चन नंबर 1 होगा, विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेजिटेशन डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन। तो हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, फॉरेस्ट है, मैंग्रोव है, हॉर्टिकल्चर है, ग्रासलैंड है। और हमें ये पूछा गया है कि कौन सी नेचुरल वेजिटेशन नहीं है। तो आप सारे ही जानते होंगे कि हॉर्टिकल्चर जो है वो नेचुरल वेजिटेशन में नहीं आता। हमारे फॉरेस्ट जो है खुद ब खुद ग्रो होते हैं, एक नेचुरल वेजिटेशन है, ग्रासलैंड भी नेचुरल है और मैंग्रोव्स भी जो है वो फॉरेस्ट ही होते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रहे जो हॉर्टिकल्चर है वो नेचुरल वेजिटेशन में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस द टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन। आप जानते हैं जो नेचुरल वेजिटेशन है हर एरिया में जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। अगर मैं जे की बात करता हूँ, जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ, तो यहाँ पर अलग किस्म की वेजिटेशन होगी। और अगर हम राजस्थान जाएंगे या किसी और स्टेट में चले जाएंगे, पंजाब में चले जाएंगे, तो वहाँ की वेजिटेशन जो है वो अलग होगी। और यहाँ पर हम ये जानते हैं, अब ये जो अलग अलग वेजिटेशन होती है किस वजह से होती है। ठीक है। तो ये फैक्टर कौन से वो फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं टाइप और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन। तो वो कौन से टाइप है। अब जैसे आप जानते हैं लैंडफॉर्म्स के बारे में, सॉइल्स के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, कि यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ की सॉइल जो है और यहाँ का जो लैंडफॉर्म है ये डिफरेंट होगा दूसरी किसी स्टेट से, तो दूसरे किसी रीजन से। तो यहाँ पर जो होगा वो लैंडफॉर्म भी इफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस होता है किसका भी, सॉइल का भी इन्फ्लुएंस होता है, क्लाइमेट का भी जो है इन्फ्लुएंस होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दिस। तो ये सारे फैक्टर रहते हैं, तीनों फैक्टर रहते हैं, लैंड फॉर्म, सॉइल और क्लाइमेट, जो कि हमारी वेजिटेशन की डिस्ट्रीब्यूशन और जो है इसे जो है अफेक्ट करता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा बच्चों वो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फ्लोइंग Biosphere Reserve of India is not included in the World Network Biosphere। तो इनमें से दिए गए ऑप्शन है, मानस है, सुंदरबंस है, गुल्फ ऑफ मन्नार है, नंदा देवी। इनमें से पूछा गया कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व जो है इंडिया का वो इंक्लूड नहीं है वर्ल्ड नेटवर्क बायो रिजर्व में। और हम सारे ही जानते हैं वो ऑप्शन नंबर जो है वो ए होगा, मानस। तो मानस बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो इंक्लूड नहीं है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायो रिजर्व में। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ग्रोज वेल इन एरियाज रिसीविंग द रेनफॉल। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में वो फैक्टर देखे कि लैंड फॉर्म, क्लाइमेट, इन सारों पे जो है वो वेजिटेशन और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अफेक्ट करती है, उसका इन्फ्लुएंस रहता है। और यहीं पर पूछा गया ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट होती है वो कहाँ पर ग्रो करते हैं, वेल अच्छी तरीके से कहाँ पर ग्रो करते हैं, उस एरिया में जहाँ पर रेनफॉल कितनी हो। तो वहाँ पर रेनफॉल कितनी हो, 70 सेंटीमीटर हो, 100 सेंटीमीटर हो, 150 सेंटीमीटर हो या 200 सेंटीमीटर हो। तो आपको याद रहे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वहां पर अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं जहां पर जो है वो रेनफॉल 200 सेंटीमीटर हो। तो नाम ही है इनका रेन फॉरेस्ट, मतलब रेन भी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। कितनी अच्छी, 200 सेंटीमीटर तक जो है रेन होनी चाहिए। तो वहां पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है होगा वो ग्रो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। Ebony, mahogany, rosewood, rubber, and cinchona are the important trees of
तो ये किसके इंपॉर्टेंट ट्रीज होते हैं? बेसिकली जो नेचुरल वेजिटेशन है, समझिए आपको उसकी एग्जांपल पूछी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपको याद रहे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में इबोनी आता है, आपका माहोगैनी आता है, रोजवुड आती है, रबड़ आती है और सिनकोना आता है। दे आर द इम्पोर्टेंट ट्रीज ऑफ द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडिया एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड। तो अभी हमने एग्जांपल तो देखी एवरग्रीन फॉरेस्ट की, अब आपको ये बताना है कि एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है इंडिया के किस पार्ट में जो है वो मिलते हैं। तो वो राजस्थान में तो नहीं मिलते, उड़ीसा में नहीं मिलते, उत्तर प्रदेश में नहीं मिलते, वो असम में मिलते हैं। तो याद रखेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट असम में जो है वो पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। At which of the following places are the रॉयल बंगाल टाइगर्स फाउंड। तो हमने जो है रॉयल बंगाल टाइगर्स के बारे में बात की यहाँ पर, तो वो किस प्लेसेस में मिलते हैं। तो आपको नाम से ही पता चल रहा है बंगाल है, तो रॉयल बंगाल जो है पूरा नाम है, तो मतलब बंगाल के एरिया में ही मिलते होंगे। हम सारे जानते हैं वहां पर कौन सा डेल्टा होता है, सुंदरबन डेल्टा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सुंदरबन डेल्टा होगा। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस और द रॉयल बंगाल टाइगर्स फाउंड। तो वह महानदी डेल्टा में नहीं, गोदावरी डेल्टा में नहीं, कावेरी डेल्टा में नहीं, तो किस डेल्टा में होंगे, सुंदरबन डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 8 है, Which of the following types of vegetation grows in wet, marshy soil? तो कौन सी वेजिटेशन ग्रो करती है वेट और मार्शी सॉइल में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। वेट और मार्शी सॉइल में कौन सी वेजिटेशन जो है वो ग्रो करती है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो मैंग्रोव्स होगा। और हम सभी याद रखेंगे कि जो मैंग्रोव्स होते हैं वो वेट और मार्शी सॉइल में जो है वो ग्रो करते हैं। ग्रासलैंड, कैक्टस, अल्पाइन वेजिटेशन जो है मार्शी सॉइल में ग्रो नहीं करती। यहाँ पर 8 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि रिवर से होंगे। द सतलुज, बियास एंड रावी, चिनाब एंड झेलम आर द मेजर ट्रिब्यूटरीज टू विच रिवर। हम सारे ही जानते हैं जो सतलुज है, ब्यास है, रावी है, चिनाब है, झेलम है, वो किस रिवर की जो है वो ट्रिब्यूटरी है। हमने जो है वो ड्रेनेज सिस्टम पढ़ लिया है। ड्रेनेज सिस्टम की जो है पूरी की पूरी वीडियो जो है वो पढ़ ली है। 2 पार्ट है उसके, आप जाके जो है उसे ज़रूर देखें। तो जो भी सतलुज है, ब्यास है, रावी है, चेनाब है, ये जो 5 रिवर है, तो ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? सारे ही जानते हैं किसकी है, ये इंडस रिवर सिस्टम की ट्रिब्यूटरी है। यहाँ पर क्वेश्चन 9 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, डैश डैश इन असम इज द लार्जेस्ट रिवरलाइन आइलैंड फॉर्म बाय रिवर ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पर जो है लार्जेस्ट रिवरलाइन आइलैंड जो है वो कौन है? आपको ये भी जान पता होगा कि ये जो है डिस्ट्रिक्ट भी बन चुकी है, आइलैंड डिस्ट्रिक्ट। तो हम सारे ही जानते हैं मजोली। ठीक है, 1-2 साल पहले जो है काफी न्यूज में रहा था। Majuli in Assam is the largest riverine island formed by river Brahmaputra। ठीक है, याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 है, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर join together and form dash before submerging into the Bay of Bengal। गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो एक साथ ज्वाइन करते हैं together and form the dash before submerging into the Bay of Bengal। और बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले ये क्या चीज बनाते हैं, ये सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, द ब्रह्मपुत्र रिवर while flowing outside India is popularly known as। ये हम अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं अपनी ड्रेनेज सिस्टम की वीडियो में कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो है उसे क्या कहा जाता है, इंडिया में क्या कहा जाता है या दूसरी किसी कंट्री में क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर यही पूछा है, ब्रह्मपुत्र रिवर वाइल फ्लोइंग आउटसाइड इंडिया, जब इंडिया से बाहर जो है फ्लो कर रहा था उस टाइम में से जो है पॉपुलरली नॉन एज। तो दिए गए ऑप्शन में से पूछा गया है, लोहित है, दिहांग है, ब्रह्मपुत्र है या टी सेंगपो। तो याद रखेंगे टी सेंगपो कहा जाता है इसे। क्वेश्चन नंबर 13,
हु अमंग द फॉलोइंग टू लीडर्स लेड द खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट के बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं अपनी हिस्ट्री की वीडियो में। पूछा गया है कि इनमें से दिए गए ऑप्शन में से कौन से वो लीडर है जिन्होंने खिलाफत मूवमेंट जो है लेड की। ठीक है, तो वो कौन से लीडर है? तो वो दो भाई थे, शौकत अली एंड मोहम्मद अली। तो आपका करेक्ट ऑप्शन 13 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाई डिड गांधी जी विथड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। हम पहले भी इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं कि गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विथड्रॉ क्यों किया। चार ऑप्शन दिए गए हैं। गांधी जी रियलाइज्ड दैट द पीपल वर लूजिंग इंटरेस्ट इन द मूवमेंट, ऐसी बात तो नहीं थी। गांधी जी फाइंड दैट द मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट इन मैनी प्लेसेस, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा और अच्छे से हम पढ़ चुके हैं इसका। तो यहीं पर जो है आपका ऑप्शन जो है 14 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 होगा, हिंद स्वराज वॉज रिटन बाय। हिंद स्वराज जो है वो किसने लिखी है? यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन जो है हिंद स्वराज है। किसने लिखी है? हम सारे ही जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसका आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो महात्मा गांधी होगा, क्योंकि महात्मा गांधी ने लिखी है बुक हिंद स्वराज। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाई डिड द इंडियंस अपोज द रोलैट एक्ट। तो हम इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रोलैट एक्ट क्या था अपने हिस्ट्री की वीडियो में, और इससे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी डिस्कस किया हुआ है। तो इंडियन जो थे वो अपोज क्यों कर रहे थे रोलैट एक्ट को? क्वेश्चन नंबर 16 है, तो आप सारे ही जानते हैं, इट गिव्स ब्रिटिश द पावर टू अरेस्ट एंड डिटेन एनी पर्सन विदाउट ट्रायल। तो ब्रिटिश जो थे किसी भी इंसान को जो है पकड़ लेते थे और विदाउट ट्रायल जो है उसे अरेस्ट कर लेते थे। ठीक है, किसी भी पर्सन को डिटेन कर लेते थे और उसके पास कोई भी ट्रायल के लिए जो है कोई भी राइट नहीं था। ठीक, कोई भी कोर्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 17, द रेजोल्यूशन द पूर्ण स्वराज वॉज अडॉप्टेड एट विच कांग्रेस सेशन। तो रेजोल्यूशन फॉर द पूर्ण स्वराज कांग्रेस के किस सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? क्वेश्चन नंबर 17 हम सारे ही जानते हैं, एक दो बार डिस्कस कर चुके हैं। लाहौर कांग्रेस सेशन में, जो कांग्रेस सेशन जो था लाहौर में हुआ था। और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि उस टाइम जो थे लाहौर सेशन में जो थे प्रेसिडेंट कौन थे। आप कमेंट सेक्शन में इस बारे में लिखेंगे कि लाहौर सेशन में कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाई डिड द जनरल डायर ऑर्डर्ड टू ओपन फायर ऑन अ पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन एट जलियांवाला बाग? चूज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। हम सारे जानते हैं कि जनरल डायर ने जो है वो फायर का ऑर्डर दिया था जलियांवाला बाग जो मास्कर हुआ था, जिसके बारे में हम ऑलरेडी हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। तो जलियांवाला बाग जो मास्कर हुआ था, तो जनरल डायर ने फायर का ऑर्डर क्यों दिया था, क्या रीजन था? ही वांटेड टू शो हिज पावर, क्या वो अपनी पावर शो करना चाहता था? फायरिंग वाज ऑर्डर्ड बिकॉज इट वाज एन unruly crowd, because his object, as he declared later, was to produce a moral effect to create fear in the minds of सत्याग्रह। तो आपको आप ये जानते होंगे क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट ऑप्शन सी ही होगा, क्योंकि जनरल डायर ने बाद में खुद बात कही थी कि बिकॉज हिज ऑब्जेक्ट एज ही डिक्लेयर्ड लेटर वाज टू प्रोड्यूस अ मोरल इफेक्ट टू क्रिएट फियर इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रही। तो जो है वो डर पैदा करना चाहते थे सत्याग्रही के माइंड्स में। तो उनका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 19, खिलाफत कमेटी वाज फाउंड इन 1919 इन द सिटी ऑफ। तो किस सिटी में खिलाफत कमेटी जो है वो बनी थी? खिलाफत सिटी जो है सिटी में बनी थी? तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन दिए गए हैं, बम्बई, कोलकाता, लखनऊ एंड अमृतसर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? बॉम्बे होगा। खिलाफत कमेटी जो 1919 में बनी थी वो बॉम्बे में बनी थी। क्वेश्चन नंबर 20, द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगिनिंग। नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट जो है वो कब शुरू हुई? ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो न क्या होगा? अप्रैल 1919, जो कि अभी हम ऑलरेडी इस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि 1919 में जो है खिलाफत मूवमेंट शुरू होती है।
क्वेश्चन नंबर 21 है, इन 1923 बाय होम स्वराज पार्टी वाज फाउंडेड। तो 1923 में स्वराज पार्टी बनती है और स्वराज पार्टी को बनाने वाले कौन थे? चार ऑप्शन दिए गए हैं, मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास, ऑप्शन बी सचिन सन्याल एंड जोगेश चैटर्जी, ऑप्शन सी गांधी जी एंड जवाहरलाल नेहरू, एंड ऑप्शन डी अब्दुल गफ्फार खान। तो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास। ठीक है, तो इन्होंने स्वराज पार्टी 1923 में बनाई है। अब हम साइंस के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल ऑफ ए लीफ इज। तो फोटोसिंथेसिस की जो साइट होती है किसमें? सेल में, किसी भी लीफ के सेल में, वो कौन सी होती है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन दिए गए हैं, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म। तो करेक्ट ऑप्शन आपका रहेगा 22 का क्लोरोप्लास्ट। तो याद रखेंगे क्लोरोप्लास्ट, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 23 होगा, विच ऑफ द फ्लोइंग आर द एनर्जी फूड। तो हमारे पास कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से पूछा है एनर्जी फूड्स कौन से हैं। बेसिकली न्यूट्रिशन से क्वेश्चन है। तो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट हम सारे ही जानते हैं, इनसे जो है हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। प्रोटीन जो है वो एनर्जी नहीं देते। विटामिन और मिनरल्स और वाटर एंड रॉफेज जो है ये हमें एनर्जी, हमारे एनर्जी फूड नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए होगा, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। क्वेश्चन नंबर 24, in which mode of nutrition an organism derives its food from the body of another living organism without killing it। तो किस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो होता है एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से जो है अपना फूड तो हासिल करता है लेकिन उसे मारता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऐसा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 होगा, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंजे। तो फंजे में जो है वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं होता, होलोजोइक भी नहीं होता, ऑटोट्रॉपिक भी नहीं होता। करेक्ट ऑप्शन जो है सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो सारे ही जानते हैं सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो फंजे में होता है। क्वेश्चन न्यूट्रिशन पे हमारी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पे जो है ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, आप जो है उसे देख सकते हैं। इन अमोबिया फूड इज डाइजेस्टेड इन। अमोबिया में जो फूड डाइजेस्ट होता है वो कहाँ पर होता है? क्या फूड वैक्यूल में, माइटोकॉन्ड्रिया में, सीटोपोडिया में या क्लोरोप्लास्ट में? तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका क्या होगा? फूड वैक्यूल होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन जो होगा वो ए होगा, इन अमोबिया फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल। कहाँ पर डाइजेस्ट होता है? फूड वैक्यूल में जो है वो डाइजेस्ट होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, ग्लाइकोसिलिसिस से रिलेटेड है। ये हमने डाइजेशन में चीजें पढ़ी हुई है। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस अकर इन विच पार्ट ऑफ द सेल। तो ये एक सेल से रिलेटेड जो है, प्लांट से रिलेटेड ग्लाइकोलिसिस है। तो प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें किस पार्ट में होता है सेल के? ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस होता है अकर इन विच पार्ट ऑफ द सेल। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? साइटोप्लाज्म में जो होता है, प्लांट के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होता है। तो न्यूक्लियस में नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट में नहीं होता, कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। क्वेश्चन नंबर 28, नेम अ सर्कुलेटरी फ्लूइड इन ह्यूमन बॉडी अदर देन ब्लड। ब्लड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और हमने ब्लड में पढ़ा है कि ब्लड किस किस का बनता है। ब्लड प्लाज्मा का बनता है और साथ में जो है वो प्लेटलेट्स का बनता है। ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स होती है, आरबीसीज भी ब्लड ही होती है, प्लाज्मा भी। तो पूछा क्या वो और कौन सा सर्कुलेटरी फ्लूइड है? ह्यूमन इंसान की बॉडी में कौन सा सर्कुलेटरी फ्लूइड है? तो दूसरा फ्लूइड कौन सा होता है? लिम्फ होता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन अलोज द सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ए यूजफुल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, साल्ट एंड वाटर इनटू द ब्लड कैपिलरीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका। ठीक है, एक्सक्रीशन हम पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं, किडनी के बारे में पढ़ लिया, नेफ्रॉन के बारे में पढ़ लिया।
ठीक है, उसका स्ट्रक्चर देख लिया हमने। तो यही पूछा है कि विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन अलाउज द सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट जो है जिसमें सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, जिसमें जो भी यूजफुल प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, साल्ट्स है, वाटर है, ठीक है, तो वो किस पार्ट में रीएब्जॉर्प्शन होती है, तो आपको याद रहे वो टर्ब्यूल में होती है। ठीक है, टर्ब्यूल आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फ्लोइंग आर चीफली डाइजेस्टेड इन द स्टोमिक। तो स्टोमिक में जो है वो किसकी डाइजेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 30 करेक्ट ऑप्शन रहेगा प्रोटीन्स। तो डाइजेशन में हमने पढ़ा है कि प्रोटीन्स की डाइजेशन जो हमारे स्टोमक में होती है। इससे पहले जो हमने पार्ट अपलोड किया था हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा था कि उसमें किसकी डाइजेशन होती है। तो ये इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है। अगला पार्ट हम देख लेते हैं। देखो फ्रॉम द गिवन पिक्चर हमारे पास ये जो है वो पिक्चर एक दी गई है, डाइजेस्टिव सिस्टम की एक पिक्चर बनाई गई है। ये हमारा माउथ है, माउथ के बाद हमारे पास एलिमेंट्री कनाल है, हमारा लीवर है, हमारा स्टोमिक है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पर, ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये है, और बीच में यहाँ पर पेनक्रियास भी है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, एक बार इसे देख लीजिए। तो फ्रॉम विच गिवन पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आइडेंटिफाई द पार्ट लेबल्ड एज अ गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो किस पार्ट को जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा जाता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो कौन सा पार्ट है। तो क्या पार्ट ए है, पार्ट बी है, पार्ट सी है और पार्ट डी है। देखिए डी पार्ट तो हमको सिंपल से पता चल रहा है, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। सी पार्ट जो है सीधा दिख रहा है कि पेनक्रियास है, और ए पार्ट जो है वो क्या हमारा है, एलिमेंट्री कनाल। तो हमारा ये जो स्टोमिक के पीछे है ये वाला पार्ट जो होगा ये गैस्ट्रिक ग्लैंड होगा। तो याद रहे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड का पार्ट कौन सा होगा, ये स्टोमिक वाला जो दिख रहा है आपको यहाँ पर। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये वाला, ठीक है, याद रख लेना। ये 2-3 क्वेश्चन जो होंगे अब बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। आइडेंटिफाई द करेक्ट पाथ ऑफ द यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी। तो यूरिन जो ह्यूमन बॉडी में है उसका हमें करेक्ट पाथ देखना है। तो सबसे पहले यूरिन कहाँ जाता है, कैसे क्या करता है। तो ये हमारा जो एक्सक्रीशन है समझ लो उसी का जो है समअप कर है। हम सारे जानते हैं किडनी, किडनी के बाद जो है यूरिटर, यूरिटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर और फिर लास्ट पे जो है वो यूरिथ्रा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। और इसी तरीके से हम जो है रेस्पिरेशन में भी पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन हमारे पास है, लार्ज इंटेस्टाइन इज इन मैन मेनली कैरीज आउट। देखिए अभी हमने स्टोमिक में देखा डाइजेशन में क्या फंक्शन है उसके, स्मॉल इंटेस्टाइन का भी देखा, बट जब लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन होता है तो वो क्या काम करती है। ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन सिर्फ एब्जॉर्प्शन का काम करती है। एब्जॉर्प्शन याद रखेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन इन मैन कैरीज आउट एब्जॉर्प्शन, क्या कैरी करती है, एब्जॉर्प्शन। Question number 34. The process in which loss of water takes place in the form of water vapor through stomata is called. The process in which loss of water take place in the form of water vapor through the stomata. तो लीव्स होते हैं हमारे, लीव्स में जो है स्टोमेटा होता है, ये हमारा जिसको जो है लीव्स है, लीव्स के बीच में जो है वो स्टोमेटा होते हैं, इस तरीके से जो है, ठीक है। तो प्रोसेस इन विच द लॉस ऑफ वाटर टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वाटर, और यहाँ से जो है स्टोमेटा से जो है वाटर वेपर जो है वो रिलीज होते हैं। तो इन स्टोमेटा से उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपरेशन। याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी होगा, ट्रांसपरेशन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इन रेस्पिरेशन ईयर पासिस थ्रू। रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है तो ईयर कहाँ से कहाँ जाती है ये आपको बोलना है। तो 35 क्वेश्चन नंबर है। तो हम जानते हैं सबसे पहले ईयर जो फेरिंग्स में नहीं आती, हमारे लैरिंग्स में नहीं आती, तो नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी से फेरिंग्स में, फिर लैरिंग्स में, फिर ट्रैकिया में, फिर ब्रोंकियाई में, फिर ब्रोंक्यूल्स में। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ब्रोंक्यूल्स होगा। तो यहाँ पर हमने 35 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिया आपके सिलेबस से रिलेटेड। अब आप बताएंगे कि हम जो है रीजनिंग का जो टेस्ट स्टार्ट करें उसमें हम जो है टॉपिक वाइज करें कि एक दिन जो है सिर्फ ऑड वन आउट डायरेक्शन टेस्ट या उनके क्वेश्चन ही डिस्कस करें,
या मिक्स करें कि कुछ क्वेश्चन जो है हम ऑड वन आउट के, कुछ एनालॉगी के, कुछ डायरेक्शन टेस्ट के, कुछ जो है वेन डायग्राम से ले लें। ये आप जो है बताएंगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हम किस तरीके से जो है उस पोर्शन को कवर करें। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम रीजनिंग का ही पार्ट लेके आएंगे।